1984 के बाद पंजाब में बहुत कुछ सामान्य दिखने लगा था। बाजार खुल गए, बसें चलने लगी, स्कूल फिर से भरने लगे। बाहर से देखने वाला यही समझता कि सब ठीक हो गया है, लेकिन सिख परिवारों के भीतर जो टूटा था वो कभी जुड़ा ही नहीं। कई घर ऐसे थे जहां दीवारों पर टंगे कैलेंडर 1984 के बाद भी हर साल बदले, पर तस्वीरें वही रहीं, जिनमें कुछ चेहरे हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। दंगों के बाद सबसे बड़ा सवाल इंसाफ का था। सरकारों ने आयोग बनाए, कमेटियां बनी, रिपोर्टें लिखी गई, लेकिन जमीन पर रहने वाले सिख परिवारों के लिए इंसाफ एक ऐसा शब्द बन गया जो सिर्फ अखबारों में दिखता था। जिन लोगों ने अपने पिता, भाई या बेटे खोए, उनसे बार बार कहा गया, सब्र रखो, जांच चल रही है। ये जांच सालों चली, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। बहुत से सिख परिवारों के पास न तो एफआईआर की कॉपी थी और न ही मौत का कोई आधिकारिक प्रमाण। कई मामलों में तो लाश तक नहीं मिली। ऐसे में मुआवजा, नौकरी या कोई कानूनी मदद सिर्फ कागजी वादे बनकर रह गई। कुछ परिवारों को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मिली भी, लेकिन उससे उस खाली कुर्सी की भरपाई नहीं हो सकी जो हर शाम चुपचाप सबको देखती रहती थी। दंगों के बाद एक और सच्चाई सामने आई, डर। डर इतना गहरा था कि लोग गवाही देने से पीछे हट गए। कई सिख परिवार जानते थे कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ, किसने किया, कहा किया, लेकिन बोलने की कीमत बहुत भारी थी। जिन इलाकों में वही लोग ताकत में थे, वहां सच बोलना अपने बचे हुए परिवार को खतरे में डालने जैसा था। इसलिए चुप्पी को ही सुरक्षा समझ लिया गया। पंजाब और दिल्ली जैसे इलाकों में रहने वाली सिख औरतों के लिए 1984 के बाद की जिंदगी और भी मुश्किल थी। कई महिलाएं रातों को आज भी दरवाजे की कुंडी 2 बार जांचती थी। कई ऐसी थी जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को समाज की और नजरें न झेलनी पड़े। विधवा शब्द उनके लिए कागजी पहचान था। असल में वो जिंदा होते हुए भी अधूरी जिंदगी जी रही थी। समय के साथ नई पीढ़ी बड़ी हुई। बच्चे जिन्होंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं, लेकिन घर में उनकी कमी हर चीज में महसूस की। ये बच्चे स्कूल में 1984 को इतिहास की एक तारीख की तरह पढ़ते रहे, जबकि उनके घर में वही तारीख रोज जिंदा रहती थी। उन्हें कभी साफ साफ नहीं बताया गया कि क्या हुआ, क्योंकि मां बाप खुद नहीं चाहते थे कि नफरत आगे बढ़े। सरकारें बदली, बयान बदले, माफी मांगी गई, लेकिन इंसाफ नहीं आया। कई केस ऐसे थे जिनमें आरोपी खुलेआम जिंदगी जीते रहे, राजनीति में आगे बढ़े, ताकतवर बनते गए। वही पीड़ित परिवार हर चुनाव में यही सोचते रहे कि शायद इस बार कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार वही खामोशी हाथ लगी। 1984 के बाद पंजाब में एक पूरी पीढ़ी ने ये सीख लिया कि इंसाफ मांगना आसान नहीं होता। कई लोगों ने अदालतों से उम्मीद छोड़ दी और अपनी दुनिया में सिमट गए। गुरुद्वारों में अरदास होती रही, लेकिन अदालतों के दरवाजे उनके लिए बंद ही रहे। ये कहानी सिर्फ दंगों की नहीं है, ये उस इंतजार की कहानी है जो कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी ऐसे सिख परिवार हैं जो किसी रिपोर्ट, किसी डॉक्यूमेंट या किसी सरकारी फाइल का हिस्सा नहीं है। उनका दर्द रिकॉर्ड में नहीं, सिर्फ यादों में है। वो लोग इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप पंजाब की गलियों में ध्यान से सुने तो उनकी खामोशी अब भी बोलती है। 1984 खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद का समय आज भी चल रहा है। 1984 के बाद जब सड़कों से धुआं छंट गया और कैमरे हट गए, तब सरकारों ने एक शब्द दिया, जांच। कहा गया कि सच सामने लाया जाएगा, दोषियों की पहचान होगी और इंसाफ मिलेगा। इसी भरोसे पर कई सिख परिवारों ने अपने जख्मों को थोड़ी देर के लिए ढक लिया। उन्हें लगा कि शायद देर हो, लेकिन न्याय आएगा। पहली जांच कमेटियां बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर कमेटी के साथ एक नई उम्मीद पैदा की गई। पीड़ितों से बयान लिए गए, कागज भरे गए, नाम लिखे गए।
कई लोगों ने डर के बावजूद सच बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसे देखा, कहाँ देखा और किस हाल में अपने अपनों को खोया। उन नामों में कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ प्रभावशाली चेहरे थे और कुछ ऐसे लोग भी जिनका असर राजनीति तक फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे फाइलें ऊपर की ओर बढ़ी, शब्द बदलने लगे। स्पष्ट सबूत नहीं, गवाह भरोसेमंद नहीं, स्थिति असामान्य थी। ये वाक्य रिपोर्ट का हिस्सा बनने लगे। जिन नामों पर उंगली उठ रही थी, वहां पहुंचते पहुंचते जांच धीमी हो गई। कई मामलों में तो फाइल आगे बढ़ी ही नहीं। ऐसा लगा जैसे सच ने एक सीमा तय कर रखी हो, जिसे पार करना मना था। कुछ कमेटियों ने इशारों में बहुत कुछ लिखा, लेकिन साफ नाम लेने से बचती रही। कई रिपोर्टें ऐसी थी जिनमें घटनाओं का जिक्र तो था, लेकिन जिम्मेदारी किसी पर नहीं डाली गई। पीड़ित परिवार जब इन रिपोर्टों को पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि उनकी कहानी किसी ने सुनी तो है, लेकिन माना नहीं है। उनका दर्द कागज पर आया, पर इंसाफ की शक्ल नहीं ले सका। समय बीतता गया और जांच कमेटियां इतिहास का हिस्सा बनती गई। नई सरकारें आई, पुरानी रिपोर्टों को दोबारा देखने का वादा किया गया, लेकिन जमीन पर कुछ खास बदला नहीं। जिन लोगों के नाम शुरुआती बयानों में थे, उनमें से कई खुलेआम समाज में सम्मानित जिंदगी जीते रहे। कुछ ने राजनीति में आगे बढ़कर ताकत भी हासिल की। वही पीड़ित परिवार हर साल यही सोचते रहे कि शायद अगली रिपोर्ट कुछ नया कहेगी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई मामलों में जांच की भाषा इतनी कानूनी और ठंडी थी कि इंसान कहीं खो गया। एक पिता की मौत घटना बन गई, एक मां का इंतजार दावे में बदल गया। अदालतों और कमेटियों के बीच पीसते पीसते सिख परिवारों ने यह समझ लिया कि फाइल में पहुंचना आसान है, लेकिन फैसले तक पहुंचना लगभग नामुमकिन। आज भी जब 1984 की जांच रिपोर्टों की बात होती है तो ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि कितनी कमेटियां बनी थीं। लेकिन असली सवाल यह है कि उन कमेटियों ने सच को कहां तक जाने दिया। कई नाम ऐसे थे जो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए, और कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब कभी लिखे ही नहीं गए। इंसाफ के नाम पर जो प्रक्रिया चली, उसने सिख परिवारों को ये तो सिखा दिया कि इंतजार कैसे किया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखा पाई कि भरोसा कैसे किया जाए। जांच हुई, रिपोर्टें आई, पर जिन घरों में 1984 के बाद से एक कुर्सी खाली है, वहां आज भी कोई दस्तक नहीं हुई। फाइलें बंद हो सकती हैं, लेकिन सवाल अब भी खुले हैं। 1984 के बाद जब जांच शुरू हुई तो सबसे मजबूत चीज गवाहों के बयान माने गए। बहुत से सिख परिवारों ने पहली बार खुलकर बताया कि उन्होंने क्या देखा था, किसने भीड़ को उकसाया, किसके हाथ में क्या था और किस दिशा से हमला हुआ। उन बयानों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद थी। लोगों को लगा कि अगर उन्होंने सच बोल दिया तो शायद उनके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वही गवाह बदलने लगे। अदालत में पहुंचते पहुंचते बयान कमजोर पड़ने लगे। जो लोग पहले साफ साफ नाम लेते थे, अब कहने लगे कि उन्हें ठीक से याद नहीं। कुछ ने कहा कि अंधेरा था, कुछ ने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। बाहर से देखने वालों को यह झूठ लग सकता है, लेकिन असल में यह डर की भाषा थी। कई गवाहों को खुला दबाव झेलना पड़ा। कुछ के घरों के बाहर लोग खड़े रहने लगे, कुछ को नौकरी से निकालने की धमकी मिली और कुछ को यह साफ समझा दिया गया कि अगर उन्होंने सच बोला तो उनका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। उस दौर में गवाही देना सिर्फ अदालत में बोलना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाना था। कुछ मामलों में पुलिस ने ही गवाहों को समझाया। कहा गया कि पुरानी बातें कुरेदने से कोई फायदा नहीं, समाज आगे बढ़ चुका है। कई लोगों से यह भी कहा गया कि अगर वे बयान बदल देंगे तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा और सब शांति से जी पाएंगे। ऐसे माहौल में सच धीरे धीरे पीछे हटता चला गया। डर सिर्फ धमकियों का नहीं था, तन्हाई का भी था। जिन गवाहों ने सच बोलने की कोशिश की, उन्होंने खुद को अकेला पाया। पड़ोसी दूर हो गए, रिश्तेदार चुप हो गए।
समाज ने उन्हें ये महसूस करा दिया कि वो मुश्किलें खड़ी करने वाले लोग हैं। इस चुप सामाजिक दबाव ने कई मजबूत आवाजों को भी तोड़ दिया। समय के साथ अदालतों ने गवाहों के पलटने को आधार बनाकर कहा कि सबूत मजबूत नहीं है। केस कमजोर पड़ते गए और फैसले आते गए। बाहर से ये कानूनी प्रक्रिया लगती थी, लेकिन पीड़ित परिवार जानते थे कि सच इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे बोलने वाला डर गया था। कई सिख परिवार आज भी कहते हैं कि उनके साथ दूसरी बार 1984 हुआ, पहली बार सड़कों पर और दूसरी बार अदालतों में। जब उन्होंने देखा कि गवाह पलट गए तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सिस्टम सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। गवाहों की चुप्पी कोई अचानक हुआ फैसला नहीं थी। वो सालों के डर, दबाव और टूटे भरोसे का नतीजा थी। और जब गवाह चुप हो जाते हैं तो सच अपने आप कमजोर नहीं होता, उसे कमजोर कर दिया जाता है। आज भी बहुत से लोग जानते हैं कि 1984 में क्या हुआ था, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोलने से कुछ बदलेगा नहीं, बस नुकसान बढ़ेगा। यही वो चुप्पी है जिसने इंसाफ को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। 1984 के बाद जब सिख परिवारों ने पुलिस की तरफ देखा तो उनके मन में एक सीधी उम्मीद थी, सुरक्षा। उन्हें लगा कि अब जो हुआ है उसके बाद कम से कम राज्य उन्हें बचाएगा। लेकिन बहुत से इलाकों में पुलिस की मौजूदगी डर कम करने की जगह उसे और गहरा करती चली गई। जिन घरों के सामने वर्दी खड़ी थी, वहां लोग सुरक्षित महसूस करने के बजाय चुप रहना सीख गए। कई पीड़ितों का कहना था कि जब हिंसा हो रही थी तब पुलिस या तो देर से पहुंची या पहुंची ही नहीं, और जब पहुंची भी तो हालात बदल चुके थे। उसके बाद जब बयान दर्ज करने की बारी आई तब वही पुलिस सबसे पहला फिल्टर बन गई। कई लोगों से कहा गया कि नाम मत लिखवाओ, बस अज्ञात भीड़ लिखवा दो। कुछ से कहा गया कि ज्यादा बोलोगे तो मामला उल्टा पड़ सकता है। एफआईआर दर्ज कराना कई सिख परिवारों के लिए दूसरी लड़ाई बन गया। कुछ थानों में शिकायत लेने से ही मना कर दिया गया। कहीं कहीं शिकायत लिखी भी गई तो उसमें जरूरी बातें गायब थी। जिन नामों का जिक्र पीड़ित करना चाहते थे वो कागज पर नहीं आए। इस तरह पुलिस रिकॉर्ड ही ऐसा बना जिससे आगे चलकर केस कमजोर दिखे। कुछ पुलिस कर्मियों पर खुलकर आरोप लगे कि उन्होंने भीड़ को रोकने की जगह रास्ता दिया। ये बातें कई गवाहों ने बाद में बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच के दौरान जब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे तो वही पुलिस जांच का हिस्सा भी बन गई। यानी जो सवालों के घेरे में थे वही जवाब लिखने लगे। पुलिस की सबसे बड़ी ताकत उसका डर होता है, और 1984 के बाद यही डर पीड़ितों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। कई परिवारों को यह एहसास कराया गया कि अगर उन्होंने ज्यादा शोर मचाया तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। थाने बुलाया जाना, पूछताछ के नाम पर घंटों बैठाया जाना, ये सब एक संदेश था, चुप रहो, यही बेहतर है। कुछ ईमानदार पुलिस वाले भी थे जिन्होंने भीतर ही भीतर गलत को गलत माना, लेकिन सिस्टम ऐसा था कि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच सकी। ट्रांसफर का डर, नौकरी का सवाल और दबाव, इन सब ने सच्चाई को अंदर ही दबाए रखा। इस तरह पुलिस एक सुरक्षा कवच बनने के बजाय खामोशी का औजार बनती चली गई। जब मामले अदालत तक पहुंचे तो पुलिस की ही तैयार की गई फाइलें आधार बनी। अगर शुरुआत से ही नाम, समय और घटनाएं अधूरी लिखी गई थी तो कोर्ट में केस कैसे मजबूत होता। बाहर से ये कानूनी कमी लगती थी, लेकिन असल में ये उस डर का नतीजा था जो थाने की चारदीवारी के भीतर पैदा हुआ था। बहुत से सिख परिवार आज भी कहते हैं कि अगर उस वक्त पुलिस ने सिर्फ अपनी भूमिका निभाई होती तो शायद इंसाफ की कहानी कुछ और होती। लेकिन जो हुआ उसने उन्हें यह सिखा दिया कि वर्दी हर बार सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। पुलिस ने कानून तो संभाला, लेकिन इंसाफ नहीं। 1984 के बाद सिख परिवारों की लड़ाई सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं थी, वो थकान के खिलाफ भी थी।
शुरुआत में लोगों के भीतर गुस्सा था, सवाल थे और उम्मीद भी थी। उन्हें लगता था कि अगर वो लगातार दरवाजे खटखटाते रहेंगे तो एक दिन कोई तो सुनेगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और हर बार वही जवाब मिला, अगली तारीख, अगली रिपोर्ट, अगली कमेटी। अदालतों के चक्कर काटते काटते कई परिवार आर्थिक रूप से टूट गए। वकीलों की फीस, सफर का खर्चा, छुट्टी लेकर पेशी पर जाना, ये सब धीरे धीरे बोझ बनता चला गया। जिन घरों में कमाने वाला पहले ही खो चुका था, वहां इंसाफ की लड़ाई एक महंगा सपना बन गई। कई लोगों ने मन ही मन तय कर लिया कि पेट पहले है, केस बाद में। मानसिक थकान शायद सबसे गहरी थी। हर पेशी पर वही कहानी दोहरानी पड़ती थी। हर बार उसी दर्द को फिर से जीना पड़ता था। कई माएं ऐसी थी जो कोर्ट के बाहर बैठकर कांपने लगती थी, क्योंकि उन्हें फिर से वो दिन याद आ जाता था। धीरे धीरे उन्होंने जाना बंद कर दिया। चुप रहना उन्हें बोलने से आसान लगने लगा। समाज की बेरुखी ने भी इस थकान को बढ़ाया। शुरू शुरू में लोग साथ थे, सहानुभूति थी। लेकिन समय के साथ सवाल बदल गए। अब तक छोड़ा क्यों नहीं? इतने साल हो गए, क्या फायदा? इन सवालों ने पीड़ितों को यह महसूस कराया कि उनका दर्द अब दूसरों के लिए बोझ बन चुका है। कुछ परिवारों ने इसलिए भी केस छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों से ज्यादा समय छीन रहे हैं। नई पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। लेकिन हर बार 1984 उन्हें पीछे खींच लाता था। कई मां बाप ने अपने बच्चों के लिए ये कुर्बानी दी कि वो इंसाफ की लड़ाई से पीछे हट जाएं। इस थकान का सबसे खतरनाक असर ये हुआ कि सिस्टम को चुप्पी मिल गई। जब पीड़ित ही पीछे हटने लगे तो फाइलें अपने आप बंद होती चली गई। अदालतों ने कहा कि पक्षकार रुचि नहीं ले रहे और सरकार ने राहत की सांस ली। इंसाफ अधूरा नहीं रहा, बल्कि थकान में दब गया। आज भी कई सिख परिवार कहते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी, बस लड़ने की ताकत खत्म हो गई। ये फर्क बहुत बड़ा है। हारने वाला मान लेता है कि वो गलत था, लेकिन थकने वाला बस बैठ जाता है। 1984 के बाद इंसाफ की कहानी में ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठे रह गए। इंसाफ नहीं हारा, उसे इंतजार में थका दिया गया। आज 1984 को याद कौन करता है? बाहर से देखने वाला कहेगा कि ये पुरानी बात है, भूतकाल में हुई, अब सब ठीक हो गया। लेकिन जिन घरों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जिन आंगनों में आवाजें खत्म हो गई हैं, वहां 1984 हर रोज जिंदा है। बच्चे जो कभी अपने पिता या बड़े भाई को नहीं देख पाए, उनकी जिंदगी में वही दिन हर साल लौट आता है। वे किताबों में पढ़ते हैं कि इतिहास में दंगे हुए थे, लेकिन उन्हें यह महसूस होता है कि उनके घर में इतिहास हर रोज जी रहा है। समाज ने भी धीरे धीरे चुप्पी को सामान्य बना दिया। शुरू शुरू में सहानुभूति थी, लोग साथ खड़े थे, मदद की पेशकश करते थे। लेकिन सालों में सब व्यस्त हो गए, सवाल बदल गए और पीड़ित परिवारों को यह एहसास हुआ कि उनके दर्द की कहानी अब किसी को याद नहीं। वो लोग जो कभी अदालतों में लड़ते थे, अब सिर्फ अपने घरों की खामोशी में जीते हैं। कुछ परिवारों ने अपनी पहचान को छुपा लिया ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निशाना न बनाया जाए। कुछ ने शहर छोड़ दिया, कुछ ने गांव, लेकिन कहीं भी वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। हर नया कदम सोच समझकर उठाया गया। स्कूल, बाजार, मंदिर, हर जगह निगाहें उन्हें याद दिलाती रहीं कि कुछ खो गया है, कुछ अधूरा रह गया है। 1984 की याद सिर्फ याद ही नहीं रही, बल्कि ये एक चेतावनी बन गई। चेतावनी की इंसाफ को हासिल करना आसान नहीं है, कि गवाही देना और सच बोलना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना है। ये पीड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। नई पीढ़ी जानती है कि क्या हुआ था, लेकिन ज्यादातर कह नहीं सकती। ये चुप्पी ही सबसे बड़ी विरासत बन गई है। और सबसे कठिन सच ये है कि इंसाफ की राह में थकान सबसे बड़ा दुश्मन थी। अदालतें, जांच कमेटियां, वकील, रिपोर्टें सब मौजूद थी, लेकिन जब लोग थक गए तब कोई फर्क नहीं पड़ा। थकान ने सच को दबा दिया,
लेकिन भुलाया नहीं। 1984 केवल एक तारीख नहीं है, ये एक कहानी है। सुनाई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई, लेकिन जिंदा है उन घरों की दीवारों में, उन कुर्सियों की खामोशी में और उन बच्चों की आंखों में जो कभी अपने माता पिता को नहीं देख पाए। 1984 के बाद जो गुमनाम आवाजें थी, उन्हें कभी मीडिया में दिखाया नहीं गया, कभी रिपोर्टों में दर्ज नहीं किया गया और अदालतों में उनका नाम भी नहीं आया। लेकिन वे आवाजें अभी भी हर घर में गूंजती हैं। वो माएं जो अपने बच्चों को अकेले संभाल रही थी, वो बहनें जो अपने भाई की कमी महसूस करती थी, वो पिता जो जिंदा रहते हुए भी खाली महसूस करते थे। ये सब आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया, कोई तारीफ नहीं दी, लेकिन उनकी खामोशी में पूरा इतिहास छिपा हुआ है। कई परिवारों ने अपने अंदर की पीड़ा को बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने खुद को समाज के सामने सामान्य दिखाया, लेकिन घर के भीतर हर बात याद रखी। खाने की मेज पर चुप्पी, मंदिर में अरदास, स्कूल में बच्चों की अनकही कहानियां, ये सब उनकी असली कहानी बताते हैं। बाहर की दुनिया ने शायद सोचा कि सब ठीक हो गया, लेकिन घरों की दीवारें और खिड़कियां सब कुछ याद रखती है। इन आवाजों में डर, दर्द और उम्मीद का मिश्रण है। डर इस बात का कि अगर सच बोला तो समाज या सरकार का जवाब न मिले। दर्द इस बात का कि जो खो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। और उम्मीद इस बात की कि शायद अगली पीढ़ी को ये सब समझ आए और कभी इसे दोहराने का मौका न मिले। ये गुमनाम आवाजें ही 1984 की असली विरासत है, जो सिर्फ परिवारों के भीतर रहती है। आज भी कई लोग कहते हैं कि इन आवाजों को सुनना और समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उन्हें भूल जाते हैं तो इतिहास सिर्फ किताबों में रह जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये सब देखा और महसूस किया, उनका दर्द कभी मिटेगा नहीं। यही वो सच्चाई है जो किसी रिपोर्ट, किसी फिल्म या किसी मीडिया कवरेज में नहीं दिखी। ये आवाजें चुप रहती है, लेकिन बोलती है हर दिन, हर साल, हर पीढ़ी के लिए। 1984 के बाद सिर्फ पंजाब ही नहीं बदला, बल्कि जिन परिवारों ने अपने घर छोड़ने का फैसला किया, उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। बहुत से सिख और हिंदू परिवारों ने अपनी जमीन, दुकानें और शहर पीछे छोड़ दिए। उनके सामने विकल्प नहीं था, या तो डर के साथ रहो या कहीं और नए जीवन की शुरुआत करो। कुछ ने कनाडा, यूरोप और अमेरिका की तरफ रुख किया। वहां जिंदगी नई थी, पर वही पुराने दर्द का साया भी साथ था। कनाडा में जब वे नए मोहल्लों में बसते, वहां की सर्द हवाएं और अलग संस्कृति उनके मन की गर्मियों और यादों को हरा देती थी। बच्चों ने वहां स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन उन्हें हमेशा वो दिन याद रहते थे जब परिवार के बड़े अचानक गायब हो गए। हर त्योहार, हर अरदास, हर खुशियों का पल उनके लिए सिर्फ याद बनकर रह गया। पुराने घरों की दीवारें, पड़ोसियों की नजरें, वही बातें जिनसे डर लगता था, वो सब अब कहीं दूर थे, लेकिन उनके भीतर गूंजते रहते थे। कनाडा में समुदाय ने एक नई पहचान बनाई। वहां रहने वाले सिख और हिंदू परिवारों ने मंदिर और गुरुद्वारों में एक नई दुनिया बसाई। लेकिन हर नए समुदाय की सफलता के पीछे वही पुराना डर, वही अधूरी कहानी छुपी थी। लोग बाहर से खुश दिखाई देते थे, पर उनके दिल में वही सवाल बार बार उठता, क्या इंसाफ कभी मिला? क्या हमारे अपनों की यादें किसी ने सुनी? बच्चे जो कनाडा में पैदा हुए, उन्होंने अपने माता पिता से सिर्फ कहानी सुनी। कभी कभी ये कहानियां उनके लिए इतिहास से ज्यादा हकीकत लगती थी। उन्होंने सीखा कि दुनिया में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन पुराने जख्म कभी पूरी तरह भरते नहीं। कई परिवारों ने इसलिए नए कानून और राजनीतिक संगठनों में हिस्सा लेना शुरू किया, ताकि कम से कम उनकी अगली पीढ़ी कभी ऐसी खामोशी न जिए। लेकिन सबसे कठिन सच ये था कि विदेश में भी इंसाफ का सामना करना आसान नहीं था। वहां के सिस्टम ने उनके दर्द को पूरी तरह नहीं समझा। कहीं न कहीं हर बातचीत, हर दस्तावेज, हर कानूनी प्रक्रिया उन्हें याद दिलाती रही कि 1984 की खामोशी अब भी उनके साथ है
और हर बार जब वो किसी भारतीय समाचार या पंजाब की खबर सुनते, उनके भीतर वही डर और अधूरापन लौट आता। इस तरह 1984 ने न केवल पंजाब बल्कि दुनिया भर में उनके जीवन की दिशा बदल दी। कनाडा जैसी नई जगह पर जिंदगी शुरू करना आसान था, लेकिन दिल और यादें हमेशा वही पड़ी रहीं, जहां सब कुछ खो गया था। उनकी कहानी सिर्फ सिख या हिंदू होने की नहीं थी, बल्कि इंसान होने की कहानी थी, जो अपने घर, पहचान और अपनों को पीछे छोड़कर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। 1984 के बाद पंजाब में रहने वाले सिख परिवारों के लिए जिंदगी एक नई लड़ाई बन गई। हिंसा, डर और इंसाफ के अभाव ने उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी बीच कुछ समूहों ने खालिस्तान का विचार उठाया, एक ऐसा राजनीतिक सपना जो उन्हें लगता था कि उनके अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देगा। लेकिन यह सपना हर सिख के लिए सच नहीं था। ज्यादातर परिवार चाहते थे कि उनके अपनों की मौत का हिसाब भारत में ही दिया जाए और वे अपने घरों में सुरक्षित रहें। कई परिवारों ने फिर भी बाहर जाने का रास्ता चुना। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका उनके लिए नई दुनिया थी। वहां उन्होंने समुदाय बनाए, गुरुद्वारे और मंदिर बनाए, ताकि वे अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़े रहें। लेकिन खालिस्तान की चर्चा हर जगह उनके बीच बनी रही। कुछ लोगों ने इसे समर्थन दिया, कई ने इससे दूरी बनाई। फिर भी जो परिवार कनाडा में रहे, उन्हें एहसास था कि भारत में हुए दर्द और विभाजन की यादें उन्हें पीछे पीछे आती है। बच्चों ने नई जिंदगी शुरू की, स्कूल गए, खेलकूद, दोस्त और अवसर पाए। लेकिन घर की यादें और पुराने डर उनके भीतर जिंदा थे। उन्हें बताया गया कि खालिस्तान आंदोलन केवल कुछ लोगों का सपना था और सिख धर्म के लिए यह जरूरी नहीं था। वे समझ गए कि धर्म और राजनीति अलग चीजें हैं। उनके माता पिता ने उन्हें यह भी सिखाया कि अपनी पहचान और संस्कृति को हमेशा याद रखना, लेकिन हिंसा या अलगाव का रास्ता न अपनाना ही सही है। समुदाय ने कनाडा में अपने आप को सुरक्षित किया, लेकिन इस सुरक्षा के साथ भी हर साल, हर त्योहार और हर अरदास में 1984 और खालिस्तान की यादें लौट आती थी। वे जानते थे कि इंसाफ अधूरा है, अपनों की मौत का हिसाब नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि नई दुनिया में उन्हें अपने बच्चों के लिए शिक्षा, सम्मान और अवसर देना है, ताकि नई पीढ़ी को वही डर और अधूरापन न भुगतना पड़े। इस तरह 1984 और खालिस्तान का एंगल भारत में और विदेश में रहने वाले सिख परिवारों की जिंदगी पर दोहरी छाया छोड़ गया। धर्म, संस्कृति, परिवार और राजनीति सब एक ही समय में उनके जीवन की धुरी बन गए। बाहर की दुनिया में वे सुरक्षित थे, लेकिन उनकी यादें, उनकी आवाजें और उनकी कहानियां कभी शांत नहीं हुई। 1984 के बाद सिख और हिंदू परिवारों की नई पहचान धीरे धीरे बन रही थी। भारत में जिन लोगों ने हिंसा और डर का सामना किया, उन्होंने अपने घरों में एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन हमेशा अपने भीतर पुराने घाव लिए। विदेशों में रहने वाले परिवारों ने भी इसी तरह नई दुनिया में अपनी जगह बनाई। कनाडा, अमेरिका और यूरोप में उन्होंने स्कूल, समुदाय और नौकरी के नए अवसर खोजे, लेकिन उनका जीवन सिर्फ नई शुरुआत का नाम नहीं था, बल्कि पुरानी यादों और दर्द के साथ संतुलन बनाने की कोशिश भी था। नई पहचान का मतलब सिर्फ देश बदलना नहीं था। इसका मतलब था अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, उन्हें शिक्षा देना और साथ ही अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना। हर गुरुद्वारे और मंदिर, हर त्योहार और अरदास उनके लिए यादों की कड़ी बन गया। नई दुनिया में सुरक्षा थी, लेकिन यादें उन्हें हमेशा उनके अतीत से जोड़ती रही। ये पहचान उन्हें बताती थी कि वे सिर्फ प्रवासी नहीं हैं, बल्कि इतिहास और परिवार की पीड़ा के गवाह भी हैं। ये नई पहचान चुनौती से भरी थी। परिवारों को अपने बच्चों को ये समझाना था कि खालिस्तान आंदोलन केवल कुछ लोगों का सपना था और हिंसा का रास्ता उनका धर्म नहीं था। साथ ही उन्हें यह सिखाना था कि अपनी सांस्कृतिक
और धार्मिक जड़ों को कभी न भूलें। नई पहचान में उन्हें दोनों दुनिया के बीच संतुलन बनाना पड़ा, पुरानी पीड़ा और नए अवसरों के बीच, डर और सुरक्षा के बीच, यादें और भविष्य के बीच। समुदाय धीरे धीरे मजबूत हुआ। विदेश में रहने वाले परिवारों ने मिलकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया और समाज में अपनी जगह बनाई। लेकिन हर नई सफलता के पीछे पुराना दर्द और 1984 की यादें मौजूद थी। ये नई पहचान उन्हें बताती थी कि जीवन आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों और सच्चाई को भूलना नहीं। हर कदम में संतुलन बनाए रखना ही उनकी नई कहानी बन गई। इस तरह 1984 के बाद के अनुभवों और खालिस्तान आंदोलन की छाया में सिख और हिंदू परिवारों ने नई पहचान बनाई, जो दर्द को याद रखती थी, संस्कृति को संभालती थी और भविष्य की ओर बढ़ती थी। समय बीतता गया और 1984 के बाद की पीड़ा धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन गई। जिन परिवारों ने भारत में रहकर अपने घरों में नए नियम बनाए, जिन परिवारों ने विदेश में बसकर नए अवसर खोजे, सभी ने अपने बच्चों और नए घरों के लिए संतुलन खोजा। डर, यादें और अधूरी इंसाफ की भावनाएं हमेशा उनके साथ रही, लेकिन उन्होंने सीखा कि जीवन को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने परिवार की पहचान को संजोया, ताकि नई पीढ़ी जान सके कि दर्द को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका सामना किया जा सकता है। विदेश में बसे सिख और हिंदू परिवारों ने अपने समुदाय को मजबूत किया। उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे बनाए, त्योहार मनाए और अपनी भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं को संजोया। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि धर्म का मतलब अलगाव या हिंसा नहीं होता, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में मानवता और इंसानियत के मूल्यों के साथ जीना है। 1984 की कहानी केवल घटनाओं का इतिहास नहीं है। ये पीड़ा, उम्मीद, डर और साहस की कहानी है। ये कहानी उन परिवारों की है जिन्होंने अपने अपनों को खोया, अपने घरों को छोड़ा और फिर भी आगे बढ़े। ये कहानी उन आवाजों की है जो कभी रिकॉर्ड में नहीं आई, लेकिन जिनके बिना इतिहास अधूरा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चाहे भारत में हो या विदेश में, चाहे सिख हो या हिंदू, दर्द और संघर्ष सबके साझा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी यादें, ये सब हमें जोड़ती है। हिंदू और सिख एक ही है, एक ही संस्कृति के धागों से बंधे हुए और एक ही इतिहास के गवाह है। यही समझ हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है और भविष्य की पीढ़ी को इंसाफ, सहानुभूति और मानवता सिखाती है।